तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 36 की, तो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, वाई डू हीलियम नियॉन आर्गन हैव जीरो वैलेंसी। हीलियम नियॉन और आर्गन की जो वैलेंसी होती है वह जीरो क्यों होती है? तो हीलियम का तो एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10 और आर्गन का 18, है ना। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, इसका होगा 2,8, इसका होगा 2,8,8, है ना। अगर मैं बोहर एंड बरी, बोहर एंड बरी का जो रूल दिया गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अगर मैं उसकी बात मानूं, तो और बोहर एंड बरी बोलते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। और किसी न्यू ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग तब तक नहीं स्टार्ट होगा जब तक कि उससे पिछला वाला ऑर्बिट कंप्लीटली फिलअप ना हो जाए। थर्ड वाली बात जो थी वो ये बताई गई थी कि किसी भी ऑर्बिट, अगर किसी भी एटम के वैलेंस ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, एन 8, है ना। किसी भी एटम के वैलेंस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। यानी अगर आपका कोई ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट आपका आखिरी ऑर्बिट है ना, तो उसकी प्रकृति क्या है, जितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आखिरी ऑर्बिट हुआ तो उस आखिरी आखिरी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आखिरी वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे चूंकि हीलियम के वैलेंस ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बट इसका जो आखिरी ऑर्बिट है वो कंप्लीटली क्या है, फिलअप है। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट ही क्या है, लास्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस ऑर्बिट है। क्योंकि वैलेंस ऑर्बिट जो है आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। सो इन तीनों के तीनों क्या होंगे, इन तीनों के जो तीनों एलिमेंट है, इनके जो एटम है, इनके वैलेंस जो ऑर्बिट है, इनका वैलेंस जो ऑर्बिट है वो कंप्लीटली क्या है, फिलअप है। इस कारण से ए क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब एक किसी से न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं न तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। इनमें ए एटम किसी और से एटम से जुड़ने नहीं जुड़ते हैं। क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि ए स्टेबल होते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये खुद में स्टेबल रह सकते हैं, है ना। इसीलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, लेंगे नहीं, न शेयर करेंगे किसी से, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, जीरो होगी। अगला, the ratio of radius of hydrogen atom and its nucleus is about 10 to the power 5. Assuming the atom and nucleus to be the spherical, what will be the ratio of their size if a atom is represented by plane Earth, planet Earth, जिसका रेडियस इतना है, एस्टिमेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस, है ना। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि बोल रहा है कि जो आपका हाइड्रोजन एटम है ना। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में, है ना। तो न्यूक्लियस से वैलेंस सेल की जो दूरी होती है, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं रेडियस, है ना। रेडियस बोलते हैं आप दैट ऑर्बिट। न्यूक्लियस से वैलेंस ऑर्बिट की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ एटम। किसी एटम में न्यूक्लियस से वैलेंस सेल की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ एटम, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेशियो किसका किसका, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इस न्यूक्लियस, आर एन का मतलब हो गया आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का जो रेडियस है, इसका रेडियस और हाइड्रोजन एटम का रेडियस, इन दोनों का जो रेशियो है वह है 10 पावर 5, है ना। तो कह रहा है कि आप एज्यूम करिए कि जो एटम है आपका और न्यूक्लियस दोनों ही क्या है, स्फेरिकल है।
न्यूक्लियस और एटम दोनों स्फेरिकल है, तो क्या रेशियो होगा इनकी साइज का, है ना। यानी ये पूछना ही चाहता है कि एटम की, हाइड्रोजन एटम की साइज और हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी साइज का क्या रेशियो होगा। तो हम जानते हैं कि किसी, चूंकि अगर आप एक कंसीडर करते हो कि न्यूक्लियस और एटम स्फेरिकल है, तो हम जानते हैं स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का, वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लूं वॉल्यूम का, अगर मैं रेशियो ले लूं, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो हमारा होगा 4/3 पाई आर एच, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का होल क्यूब, डिवाइड बाई 4/3 पाई आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। यहाँ से मेरा निकल के आएगा आर एच बाई आर एन का होल क्यूब, है ना। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का जो रेशियो निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा आर एच बाई आर एन का होल क्यूब। और आर एच और आर एच बाई आर एन क्या है आपका, कितना है, 10 पावर 5, है ना। 10 पावर 5 का होल क्यूब, ये आ जाएगा आपका। क्योंकि जब ये आप ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पे का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, 15 आ जाएगा इसका पावर, है ना। यानी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू आएगा 10 पावर 5 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यानी जो न्यूक्लियस की साइज है, जो हाइड्रोजन एटम का जो साइज होगा वह हाइड्रोजन एटम के साइज से लगभग 10 पे पावर 15 गुना क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। न्यूक्लियस की जो साइज है वह एटम की साइज से 10 पे पावर 5, 15, 10 पे पावर 15 गुना क्या है, छोटा है। और अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे बोल रहा है इफ एटम इज रिप्रेजेंट बाय प्लेनेट अर्थ, अगर मैं मान लूं कि जो आपका एटम है वह आपका, मैं अर्थ को मान लूं, क्या, अर्थ को मैं मान लूं हाइड्रोजन एटम मान लूं, है ना। तो इसका, इसका न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर बात मान लूं, मैं ये मान लूं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ किसके समान है, एटम, मैं एटम, अर्थ को मान लूं एटम, तो इसका जो अर्थ का जो आपका न्यूक्लियस होगा उसकी साइज क्या होगी। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो रेशियो है वह है 10 पावर 5, है ना। 10 पावर 5, यानी हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होगा वह न्यूक्लियस के साइज से, न्यूक्लियस की रेडियस से 10 पावर 5 गुना क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसके हिसाब से चलेंगे हम लोग अगर, तो चूंकि अर्थ का रेडियस कितना है आपका, आर ई की वैल्यू 6.4 × 10 पावर 6 मीटर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप आर एन निकालते हो तो आर एन इक्वल टू आर एच बाई 10 पावर 5, है ना। तो आर एच क्या है आपका, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो चूंकि आप अर्थ को हाइड्रोजन एटम मान लिए हो, तो ऐसे केस में ये यहाँ पे आर एच की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका जो, इस केस में जो आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आएगा वह आएगा रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 10 पावर 5, यानी 6.4 × 10 आपका आएगा मीटर।
और ये लगभग 64 मीटर आपका क्या आएगा। अगर मैं अर्थ को हाइड्रोजन एटम मान लूं तो अर्थ का जो न्यूक्लियस होगा उस न्यूक्लियस की साइज होगी 64 मीटर, है ना, 64 मीटर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, कह रहा है कि हमको दिखाना है डायग्राम बना करके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन सोडियम एटम एंड सोडियम आयन। तो सोडियम एटम की बारे में बात करोगे तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 281। और सोडियम आयन की बात करोगे तो सोडियम आयन पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कहाँ से करेगा इलेक्ट्रॉन का लॉस? आखिरी ऑर्बिट से। क्यों? क्योंकि आखिरी जो ऑर्बिट होता है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है वह न्यूक्लियस से लूजली बाइंडेड होता है, लूजली होल्ड होता है। इसीलिए आखिरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इसका कंफिग्रेशन क्या बनेगा 2, 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस सोडियम आयन के अंदर? तो सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके होंगे 2, 8, 10। और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं होता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या लूज करता है तो ऐसे केस में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितना होगा इसका 11 होगा, क्योंकि पहले भी 11 था और जब इलेक्ट्रॉन आप लॉस कर देगा तो भी इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की संख्या 11 ही होगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है या गेन होता है तो आपका प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, तो प्रोटॉन की संख्या में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, है ना। तो अगर मैं इसको डायग्रामिकली बनाऊं तो यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियस बनाता हूँ, इसमें कितने आपके प्रोटॉन होंगे 11 प्रोटॉन। अच्छा, सोडियम का मास नंबर होता है 23, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा यहाँ से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 12, है ना, 12 न्यूट्रॉन। और ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपका क्या है आखिरी ऑर्बिट है, आखिरी ऑर्बिट बोला सेकंड ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे वाले में 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और थर्ड वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आपके? थर्ड वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। सोडियम आयन के केस में देखोगे तो सोडियम आयन के केस में इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन 11, 11 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन? इसका तो एटॉमिक मास नंबर होता है 23, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने आएंगे 12, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आपके 2, और दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 8। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, है ना। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंजिंग जरूर आती है, बट प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों
न्यूक्लियस में होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो इलेक्ट्रॉन ही की संख्या में कोई चेंजिंग आएगी, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये आपका डायग्राम है। सोडियम, ए वाला डायग्राम आपका सोडियम एटम के लिए है, और ये वाला डायग्राम आपका सोडियम आयन के लिए है ना। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर मैं बात मानूं, तो क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है, इन एन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ऑफ गीगर एंड मार्सन that paved the way for Rutherford model of an atom. 1% of alpha particle found to deflected at angle greater than 50 degree. If 1 mole of alpha particle were bombarded on the gold foil, the compute the number of alpha particles that would deflected at the angle less than 50 degree. है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाहता है कि जब आपका रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा, क्या देखा, कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या थे आपके, बिना अपने रास्ते से डाइवर्ट हुए क्या हो जा रहे थे, सीधे पास हो जा रहे थे एटम के थ्रू। कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल पे क्या हो रहे थे, डाइवर्ट हो रहे थे, और लगभग 10,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, वह जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पे रिबाउंस हो गया, है ना। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया कि जो 1% आपके अल्फा पार्टिकल थे, उनका जो डिफ्लेक्शन कोड था, यानी जो उनको जितने एंगल से वो डाइवर्ट हो रहे थे अपने रास्ते से, वो कितना था, ग्रेटर देन 50 डिग्री। 50 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट होने वाले अल्फा पार्टिकल की जो संख्या थी वह 1% थी। तो 50 डिग्री से कम एंगल पे, 50 डिग्री से कम एंगल पे डिफ्लेक्ट होने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या क्या होगी आपकी, का परसेंटेज क्या होगा। 1% तो 50 डिग्री से कम, 50 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट होने वाले अल्फा पार्टिकल का अगर परसेंटेज 1% है, तो 50 डिग्री से कम अल्फा, 50 डिग्री से कम एंगल पे डिफ्लेक्ट होने वाले अल्फा पार्टिकल की संख्या क्या, का परसेंटेज क्या होगा, 99%, है ना। 99%। तो अगर एक मोल अल्फा पार्टिकल, अगर मैं मानूं कि 1 मोल अल्फा पार्टिकल, यानी 6.022 इंटू 10 पावर 23 अल्फा पार्टिकल का अगर मैं बम्बार्टमेंट करवाऊं इस एटम के ऊपर, इस गोल्ड फाइल पे 1 मोल अल्फा पार्टिकल का मैं बम्बार्टमेंट करवाऊं, तो कितने ऐसे अल्फा पार्टिकल होंगे जिनका डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, लेस देन 50 होगा। तो चूंकि 99 जितना भी आपका इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल है, उसका 99% अल्फा पार्टिकल जो है वह 50 डिग्री से कम एंगल पे क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो इसका अगर इतने आपके अल्फा पार्टिकल बम्बार्टमेंट करवाए जाएंगे, तो इतने का 99% मतलब 6.02 × 10 पावर 23 का 99%, क्योंकि लेस देन बोल रहा था ना, लेस देन 50 डिग्री, तो इसका 99% मतलब 2200, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
596.178 इंटू 10 पावर 20, है ना। और यहाँ पर कन्वर्ट करोगे तो 5.96 178 इंटू 10 पावर 22 आपके अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो लेस देन 50 डिग्री से कम एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो दिस इज योर आंसर।